अरे यार, हेलो फ्रेंड्स। ये बाल मेरे यहाँ पे, ये बाल पूरे जो है ना चिपक नहीं रहे। देखो, ऐसे रखते हैं, ऐसे बाल कटवाने हैं, बाल कलर भी करने हैं। बाप रे बाप। चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कितना तारीख है? अरे मेरे को डेट भी नहीं याद है। आज है 16 जुलाई। आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। जो मैंने पिछले वीक जो मैंने टेस्ट दिया था ना संडे को, तो संडे संडे मैं टेस्ट देता हूँ, आप लोगों को बताया है। वो टेस्ट का मुझे पहले रिव्यू करना, तो उसके क्वेश्चंस मुझे देखना है, तो 15-20 मिनट्स में वो देखूँगा। और आज मैं चालू करूँगा हिस्ट्री बहुत दिन से छोड़ा हुआ है, हिस्ट्री करूँगा। और उसके आगे देखते हैं, मैं करंट अफेयर बहुत चीज़ें। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, पहले मैं वो टेस्ट सीरीज़ का देख लेता हूँ, उसके कितने रिव्यू होते हैं। आज एम है कि वो 2 टेस्ट, पिछले 2 हफ्ते के 2 टेस्ट हैं, वो 2 टेस्ट को अपने को पूरा रिव्यू करना। वो धीरे धीरे दिन भर करूँगा। और जो डेली के एमसीक्यूज़ देखता हूँ वो मैं बंद कर रहा हूँ अभी 2-3 दिन, क्योंकि पिछले वाले रिवाइज़ नहीं हो पा रहे। जो नहीं आते हैं ना वो मैं लिख लेता हूँ, तो उसको एक बार और देखना भी तो होगा। वो देख ही नहीं पा रहा हूँ। जब देख ही नहीं पा रहा हूँ तो पर्पज़ क्या उसको लिखते जाने का। वो हर दिन 50 लिखते जा रहा हूँ मैं। और मान के चलो हो गए होंगे अभी 10 दिन के अंदर आपको 50 के साथ 50 में से मान लो मेरे को लिखने में सब नहीं आते, लेकिन कुछ जो नहीं आते, मान लो 20 नहीं आते होंगे 50 में से। तो अगर 20 का एवरेज निकालूँ पिछले 10 दिन से, 10-15 दिन से हो गया, तो तुमको तो हो ही गया ना यार। 300-400 क्वेश्चन तो तुमको, यही 300 क्वेश्चन तो मिनिमम हो गए जिसको तुमको रिवाइज करना होगा। तो ज़रूरी है, तो वही देखना है, तो वो रिवीजन करना है, ये रिवीजन करना है। तो अभी प्रायोरिटी आज है हिस्ट्री। प्रायोरिटी आज है जो पिछले हफ्ते टेस्ट दिया था उसका पूरा रिव्यू, हर एक क्वेश्चन को देखना है, जो नहीं आ रहा उसके नोट्स बनाने हैं। और जो डेली एमसीक्यू देता हूँ उसको रिवाइज़ करना। उसमें कुछ भी नया नहीं करना। उसमें 1 आध दिन का लैप्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया कुछ भी रिवाइज़ नहीं करना। वो आज और कल 2 दिन के अंदर या आज कल परसों, कोशिश आज और कल करता हूँ। 2 दिन के अंदर पूरा रिवाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, है ना। और 2 दिन कुछ भी वो नहीं होता। तो एमसीक्यू रिवीजन आज और कल के लिए। आज के लिए है जो मैंने पिछले हफ्ते टेस्ट दिया था, वो टेस्ट का रिव्यू पूरा, और हिस्ट्री, ये 3 पहले प्रायोरिटी पे है। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो बने रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे। हो सकता है आज कुछ रिपीटेटिव फैक्ट्स आ जाएँ, क्योंकि मैं वापस से रिव्यू कर रहा हूँ या पुराना रिवाइज़ करूँगा एमसीक्यू। तो हो सकता है वो फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे तो फिर से मैं बताऊँ। तो ये रिपीटेटिव हो जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेना यार, बनते हैं। हेलो, क्या आपको मालूम है कि अपना जो टॉप मोस्ट सॉइल का लेयर है, या क्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जो ओशन के ओशन बेड पे, मतलब ओशन के धरातल पे एकदम नीचे में जो क्रस्ट होता है उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। और जो ऊपर में सरफेस पे रहता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इन दोनों के बीच में अंतर ये रहता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है बहुत मोटा होता है। 50 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर तक की इसकी थिकनेस होती है। वेरिन जब हम बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट की, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, 5 से 7 किलोमीटर, मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक का। लेकिन जब हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ओशनिक क्रस्ट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये चीज़ हो गया। और मैं आपको बताता हूँ हीट बजट ऑफ इंडिया। हीट बजट मतलब हमारे धरती पे सूरज से सोलर रेडिएशन आता है, उसको अर्थ एब्जॉर्ब करता है और उसको फिर रिफ्लेक्ट करता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे आता है वो शॉर्ट वेव लेंथ होता है, और जो अर्थ से रेडिएट रात में वापस अर्थ सरफेस रेडिएट बैक करता है उसको लॉन्ग वेव लेंथ बोलते हैं। समझे ये बात? शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेज सन से अर्थ पे आती है, और लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेज रात में अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करता है। अब देखिए, जितना भी सन से सोलर एनर्जी आता है, सोलर रेडिएशन आता है, उसमें से लगभग 34-35%, मान लो 100 यूनिट, लेट से 100 यूनिट आ रहा है रेडिएशन, उसमें से 34 यूनिट के आसपास जो है, 34-35 यूनिट्स के आसपास सीधे रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो अर्थ तक आता ही नहीं, वो आया रिफ्लेक्ट हो गया। 35 यूनिट उसमें से रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए, उसमें से अब बचा कितना, 35 हो गया, तो लगभग 65 यूनिट बचा। 65 यूनिट जो है उसमें से 51 यूनिट, समझ रहे हैं, 35 रिफ्लेक्ट हो गया,
बिना किसी उसके, सिर्फ 65 बचा, वो अब और धरती पे आया तो उसमें से 51% अर्थ का सरफेस उसको एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, 65 में से 51% अर्थ का सरफेस एब्जॉर्व कर लेता है। तो अब अगर 51% रहा ना, सिर्फ 14% बचा, वो 14% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है। अब समझिएगा, 100 यूनिट एनर्जी आई, जैसी आई उसमें 35 यूनिट तुरंत ही फिल्टर हो गई, वो अंदर ही नहीं घुसी, बाहर से फिल्टर हो गई। तो 65 यूनिट बचा, 65 यूनिट अंदर आया, उसमें से 51 यूनिट अर्थ एब्जॉर्व कर लिया और 14 यूनिट अपना एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, ये हो गया दिन की बात। अब जब रात होता है तो इतना ही अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करता है। जब अर्थ 51 यूनिट में से जब अर्थ रिफ्लेक्ट करना चालू करता है, 51 यूनिट एब्जॉर्व किया था सुबह, तो 51 यूनिट रिफ्लेक्ट करता है तो उसमें से 51 में से 17 यूनिट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है, बिना किसी रोक टोक के सीधे स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब बचा कितना, 51 माइनस 17 इज़ 34, 34 प्लस 17 इज़ 51, है ना। तो 17 यूनिट तो सीधे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, उसमें कोई अड़चन नहीं आती। 34 यूनिट जो है वापस एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है। अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट करने वाला भी 34 यूनिट रिफ्लेक्ट कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है एटमॉस्फेयर। तो अब एटमॉस्फेयर के पास कितना हुआ, 14 जो पहले उसने एब्जॉर्व किया था जो सन से आने वाले रेस को, और 34 उसने एब्जॉर्व कर लिया अर्थ से आने वाले वेव्स को। कितना हो गया, 48 यूनिट। अब ये 48 यूनिट ये एटमॉस्फेयर धीरे धीरे डिसिपेट कर देता है, एटमॉस्फेयर मतलब बैक। तो इस तरीके से पूरा 51% जो 65% जो यूनिट है वो डिस्पर्स हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर में जितने कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, जितना मीथेन ज़्यादा होगा, जितने ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होंगे, तो ये जो अर्थ से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना रेडिएशन, हाँ, वो अभी तक सिर्फ 34% एब्जॉर्व कर रहा था, वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होने चाहिए ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, इसके कारण गर्मी बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा वो हीट रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा एटमॉस्फेयर, वो उतना ही नीचे वापस फेंकता चला जाएगा, तो इसलिए वो दिक्कत है। आई होप आपने ये समझा होगा कि 100 यूनिट में से 65 यूनिट हमारे अर्थ धरती पे आता है, उस 65 यूनिट में से 51 यूनिट अर्थ अपने आप एब्जॉर्व करता है और 14 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व करता है। और जब 51 यूनिट में से अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करता है, 17 यूनिट डायरेक्टली चला जाता है बिना रोक टोक के, और 34 यूनिट वापस एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है। तो अब एटमॉस्फेयर के पास दो तरीके के रेडिएशन हो गए, 14 यूनिट जो उसने सन से आते हुए को एब्जॉर्व किया था, और 34 यूनिट जो अर्थ से आते हुए को एब्जॉर्व किया। अब ये दोनों मिला करके वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो इसलिए जितने कार्बन डाइऑक्साइड कण ज़्यादा होंगे, जितना मीथेन ज़्यादा होगा, जितने अदर क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होंगे, उतना प्रॉब्लम बनता चला जाएगा, उतना ज़्यादा एब्जॉर्व करता जाएगा एटमॉस्फेयर। तो इसलिए आजकल ईवी की बातें हो रही हैं, फिर फ्यूल को बर्न कम करने की बातें हो रही हैं, इथेनॉल ज़्यादा मिक्सिंग की बातें हो रही हैं। ये है। हेलो फ्रेंड्स, आपको प्रोजेक्ट हंगुल के बारे में पता है? हंगुल एक तरीके का कश्मीरी डीर है ना, हिरण है, कश्मीरी हिरण है, इसको स्टैग भी बोलते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हंगुल इस कश्मीरी रेड डीर को बचाने के लिए ये 1970s में ये प्रोग्राम लाया गया था, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लगा। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, बहुत बातें होती हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये है क्या? ये एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 1997 में, जो इफेक्ट में आया अराउंड 2005, है ना। इसका मेन एम था कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकना। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, SF6, इसको क्या बोलोगे, इसका नाम SF6 को क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। फिर HFC एंड PFCs, ये 6 तरीके के गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल प्रयोग में आया। 1997 में ये प्रयोग में आया और मतलब साइन किया गया, और 2005 में ये इफ़ेक्ट में आया। ये एक बात है। इसके बाद एक फैक्ट और है, एक है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये स्वीडन में है स्टॉकहोम। ये कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी। इसका मेन एम था कि ये वर्ल्ड का
पहला ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेटेड एक कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड सबसे पहला अगर कोई भी कॉन्फ्रेंस हुआ था तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी जी इंडिया की तरफ से गई थी और इसी के बाद से 5 जून को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1972 में। ये पहला ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस, मतलब पहला कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज तो यार दोपहर में पानी ख़त्म हो गया है, तो अब समझ में नहीं आ रहा। नीचे जो हमारे टेनेंट रहते हैं उनका भी पानी ख़त्म हो गया है। पता नहीं 2000 लीटर की टंकी है ऊपर, आपको डेली दिखाता ही हूँ ऊपर 2000 लीटर की टंकी है। और ये 2000 लीटर की टंकी 2 लोग मिलकर ख़त्म कर रहे हैं। उनका एक छोटा बेबी है, बहुत छोटा बेबी है। तो मान लो बेबी के कपड़े वपड़ों को भी ज़रूरत पड़ता होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो देखो सीढ़ी पे लेके चलता हूँ आपको। ये पलट सकता है क्या? नहीं, कैमरा नहीं पलटता है वीडियो बनाने में। सेटिंग में जाके देखिए क्या पलटता है कि नहीं। हो ये देखिए 2-2 ये 1000 लीटर का, एक ये टंकी 1000 लीटर की है, एक ये टंकी 1000 लीटर की है। 2000 लीटर पानी है। इसके अलावा हम लोग वो पानी यूज़ नहीं करते हैं, नीचे वालों के लिए ही रहता है। ये 500 लीटर की टंकी है। इसमें हम लोग पानी भरना, पीने के लिए पानी और बर्तन धोते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हुआ है, क्यों हुआ है। वो लोग नीचे वाले लोग का 2000 लीटर की टंकी, 2 टंकी पीछे दिख रही है, वो वही नहीं हो रही है यार। इससे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। डेली सुबह उठ के पानी भरता हूँ, पूरा आधा घंटा ऊपर नीचे करने में ही चला जाता है मेरा। चलिए देखते हैं, अभी खाना खाने का समय है, खाना खाते हैं। आज जाएंगे मोटर भी नीचे का लेने जाना है। मोटर लेने जाएंगे तो शायद शाम को पढ़ाई नहीं होगी। अगर कुछ होता है तो मैं आपको फिर एज़ यूजुअल फैक्ट्स बताता हूँ। तब तक के लिए बाय।